नाजरीन, इस वक्त हम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी दफ्तर कोटिया में मौजूद हैं। कोटिया बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी कुछ अरसे वफाकी काबीना में रही। उन्होंने 6 नुकात पेश किए। उनके बाद फिर वो बलूचिस्तान के इशूज़ के ऊपर वफाकी हुकूमत से अलहदा हो गई। बलूचिस्तान में बेशुमार मसाइल हैं। एक तरफ मिसिंग पर्सन का इशूज़ है और दूसरी तरफ मसक शुदा लाशें। कौमी कारकुनान जो हैं, यहाँ के नेशनलिस्ट कारकुनान, उनको उठाया जाता है। उसके बाद जो है उनको गैर कानूनी तौर पे हस्बे बेजा में रखा जाता है और कुछ अरसे के बाद वो तो या लंबे अरसे के लिए लापता किया जाता है या उसकी मसक शुदा लाश मिलती है। यहाँ पे बेशुमार मसाइल हैं। तो बीएनपी के मरकज़ी रहनुमा भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आए बलूचिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर, जो करंट इश्यूज़ हैं, जैसे सीपैक का इशूज़ है, मिसिंग पर्सन का मसला है। यहाँ पे 70-75 साल हो गए यहाँ के अवाम आज तक बुनियादी सहूलियात जैसे पानी, बिजली, गैस और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात से वो महरूम हैं। आखिर इनकी क्या वजूहात है? यहाँ के नेशनल पार्टी वक्तन फ़वक्तन वो सूबे की हुकूमत भी संभालती है, वफाक में भी उनका हिस्सा होता है, मगर उसके बावजूद यहाँ की अवाम गुर्बत, मुफलिसी, बेरोज़गारी और बेशुमार मसाइल को जो है वो मुंह देते हैं। तो उसकी क्या आखिर वजूहात हैं? तो आए यहाँ के जो बलूचिस्तान के कर्ता धर्ता हैं, जिनकी बड़ी गिरफ्त है यहाँ की सियासत के ऊपर, तो आए उनके पार्टी रहनुमाओं से बात करते हैं। आप एक खातून हैं, सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। जब आप लोगों के घरों में जाती हो कि क्या उनकी मिसिंग पर्सन वालों की कैफियत होती है, क्या वो अपने मसाइल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं? मेरा नाम सानिया हसन, मेरा कॉर्पोरेशन नेशनल पार्टी से मैं एज सीसी मेंबर हूँ। हम जब भी कहीं जाते हैं बीएनपी के हवाले से, साजी के हवाले से या मिसिंग पर्सन के घर जाते हैं, तो उनकी यही डिमांड होती है कि हमारे प्यारों को लाओ। जिस तरह हमें ना रोज़गार की ज़रूरत है, ना हमें खाने पीने की ज़रूरत है, हमें किसी चीज़ की सहूलियत ना दो, ना बिजली है यहाँ पे, ना गैस है, हमारे प्यारों को ले आए। और हम इसके लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारी पार्टी हर फोरम पर मिसिंग पर्सन के हवाले से बहुत बात करती है। हमेशा हमारे आवाज़ों को दबाया गया, लेकिन फिर भी हम जितनी ख़वातीन हम हर मुजाहरे में, हर जगह पर अपनी आवाज़ बुलंद करके कि हमारे प्यारों को ले आया जाए, ताकि जो माँ है उसका तो सरमाया उसका बेटा होता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसको संभालता है, उसको बड़ा करता है, उसको लाता है। लेकिन उसकी माँ, जो बूढ़ी औरत, पूरी ज़िंदगी न खाना खाती, न कुछ भी नहीं, बस सिर्फ रोज़गार की तलाश में भी नहीं, बोलते मेरे प्यारों को लाओ, बस हम आपके आँख पाँव पढ़ते हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी गवर्नमेंट की किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं चाहते, हम अपना वक्त गुजार देंगे, गुजर बसर कर लेंगे किसी तरीके से, बट हमारे प्यारों को, और ये पॉसिबल नहीं। हम हमेशा हर फोरम पे आवाज़ बुलंद करते हैं कि इनको लाया जाए। मिसिंग पर्सन के जो मसले हैं, बेशक इसमें जो मुलविस है उनको हमारी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनमें लाया जाए, उनको कसूर बताया जाए, आखिर क्या कसूर है, ताकि उनकी माँ बहनों को पता चले। बिला वजह उनको मार कर उनकी लाशें फेंकी जाती है और फिर कहती फलानी जगह से अपने बेटों की लाशें उठाई। क्या ये अभी सिलसिला अभी तक जारी है या रुक चुका है? नहीं, जारी, आपके सामने जारी है। सीपैक के प्रोजेक्ट के तहत बलूचिस्तान के किन किन इलाकों में तरक्याती काम हुए हैं और वो किस मराहिल में हैं? सर मेरे ख्याल से कोई तरह से काम ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोकल लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ से बलूचिस्तान सीपैक में कैसे ऐसे कुछ भी नहीं। ये सिर्फ टाइटल है और कुछ भी, कोई तरक्की नहीं हो रही सर यहाँ बलूचिस्तान में। बड़े अरसे से सीपैक के काम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, तो क्या इसके फ़वायदे मिले? नहीं सर, कहाँ मिले? वहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, वो खुद बेरोज़गार है, वो लोग खुद भूख प्यास से मर रहे हैं। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है उनके पास। ये
सिर्फ बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वहाँ गए, विजिट किया है, वहाँ की फीमेल से मिले हैं, हर बंदे से मिले, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी बलूचिस्तान क्या सूरत हाल है, मौजूदा सियासी क्या सूरत हाल है? हाल आपके सामने है। जो दावेदार थे कि हम तब्दील बदलेंगे, वो भी आपके सामने उनका रिजल्ट है। जो पहले हुक्मरान आए, जो अपने दावे कर चुके, वो भी उनके आपके सामने रिजल्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तब्दील तो बदलना दूर है, हम सिर्फ अपने बलूच माँ बहनें यही चाहते हैं कि हमारे मिसिंग पर्सनों को लाए, हमारे भाइयों को लाए। बलोच मुआशरे के अंदर ख़वातीनों का, लड़कियों का घरों से निकलना मना है, मगर वो क्या मजबूरियाँ हैं, क्या वो तकलीफ़ें हैं, या क्या वजूहत हैं कि ख़वातीन भी सड़कों पे आती हैं, बच्चियाँ भी बस सड़कों पे वक्त आती हैं? हालात में हमारे हुक्मरानों की आदत, हमारी जो बाइज़्ज़त औरतें जो घरों से नहीं निकलती, लेकिन आज उनको इतनी मजबूर किया है कि वो रोडों पे महीने 8 महीने 5 महीने पड़े हुए हैं अपने प्यारों की यादों कि हमारे भाइयों को, हमारे बाप को, हमारे औलाद को लाया जाए। उन्हें यहाँ तक मजबूर किया गया है कि वो औरत, वो बच्ची जो मरीज़ है, लेकिन नहीं, वो बोलते हैं हमारे बाप को, हमारे भाई को आज उनको इतना मजबूर किया है, उनको सड़कों पे ले आए। BNP ने मिसिंग पर्सन के इशूज़ पे बचपन से वक्त आवाज़ भी उठाया है और एहतजाज वगैरह। तो क्या प्रेशर होता है जब वो आवाज़ उठाए? कोई प्रेशर वगैरह सामना भी करना पड़ता है आप लोगों को? सबसे पहले तो मेरा नाम मूसा बलूच, मैं बलूचिस्तान पार्टी का ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मिसिंग पर्सन बैसिक की मरकज़ी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मैं तो ये कहता हूँ कि ये गैर आइनी, गैर कानूनी और जुल्म और जुर्म का इंतहा है कि किसी भी कौम के, किसी भी सरजमीन के नौजवानों को उठाकर, चाहे रोडों से, चाहे बाज़ारों से, चाहे घरों से, उसे अगवा करना, अगवा के बाद उसे मिसिंग पर्सन करके, शहीद करके किसी वीरान में फेंक देना, ये इंसानी हकूक़ की ज़मरे में आता है। और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पहले ही दिन से इसकी मुखालफत की है और अब भी मुखालफत कर रहे हैं। जिस तरह के गवर्नमेंट ने मौजूदा जो 2018 के इलेक्शन के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ आया तमाम दुनिया के सामने, तो उसने अपने ज़ाती मफादात को तरजीह नहीं दी, बल्कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने अगर वफाकी गवर्नमेंट से कोई मुआहदा किया तो वो सारी दुनिया को पता है कि उसमें पर्सनल या ज़ाती वजह से कोई इस तरह का चीज़ नहीं था, बल्कि कौमी हवाले से जो फर्स्ट इशू है, पहला नंबर है लापता अफराद की बाजियाबी। यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा कि उन्हें उस वक्त ऑफर भी हुआ वफा की तरफ से गवर्नमेंट में शामिल करने के वफा की सतह पर, लेकिन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने ये फैसला किया कि हमारे ये 6 पॉइंट्स है, इस 6 पॉइंट्स पे अगर अमल दरामद वफाकी गवर्नमेंट करेगी तो हम बाकायदा इसका हिस्सा बन सकते हैं और बन गए हैं। अच्छा, कितने पॉइंट थे, एजेंडा थे जिन पे अमल किया वफाक में, और कितने जो रह गए जिसकी वजह से नाराज़गी का इब्तिदा हुआ? मैं तो कहता हूँ कि किसी भी चीज़ पे इस वक्त तक सिर्फ वो तसल्ली देने के हद तक, हाँ हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आज करेंगे, हम कल करेंगे, कभी कमेटी का बहाना करते, कमेटी बनाएंगे, जब कमेटी बनाया गया तो 6 महीने 1 साल तक कमेटी के नाम वाज़ेह नहीं थे। उसके बाद जब कमेटी वालों का नाम वाज़ेह हो गया, एक ही मीटिंग हुआ, उस मीटिंग के बाद फिर 2 साल डिले टैक्स। हम ये समझते हैं कि हमने तो ईमानदारी से, मुखलिसी से बलूच कौमी मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए ये इक़दाम उठाया कि भाई ठीक है, अगर हमें 1-2 वज़ारतें मिलेंगी, वज़ारतों की बजाय अगर 4 नौजवान कमेटी के अरकान ने कौन सी पैगाम लेके यहाँ पे आए वफाक का, और आप लोगों ने क्या कह के उसको वापस? मैंने कहा कि वक्तन फ़ वक्तन, यानी जब से हम इख्तियारी थे उनके, तो उस वक्त भी हमारे मसाइल जो के तू रहे, मतलब सिर्फ डिले टैक्स इस्तेमाल करते रहे वफाकी गवर्नमेंट कि हाँ हम आपकी मसाइल हल करेंगे, हम आपकी मुतालबात हल करेंगे, मतलब उनमें
ابھی آج تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھی مسئلہ، ایک بھی ایشو حل نہیں کر سکا. ہم انتظار کرتے رہے ان کو بولتے رہے کہ بھائی ہم نے جب آپ ساتھ بیٹھے ہیں 6 نکات پہ آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، تو 6 نکات پہ آپ 1-2 نکات پہ تو اگر عمل درآمد کریں گے تب بھی ہم اپنی قوم کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہم جب آپ نے ہمیں پارلیمنٹ میں بھیجا ہے تو پارلیمنٹ میں ہم حقیقی حوالے سے بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ BNP کے ہیومن رائٹس سیکریٹری ہیں. مسنگ پرسن کے کیسز کورٹوں میں چل رہی ہیں، نامعلوم افراد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، تو کیا آپ کوئی کورٹوں سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں؟ اور امید ہے کہ انصاف ملے گا یا مایوس ہیں؟ کوشش جدوجہد جاری ہے ہماری، لیکن ہم اس جیسے موجودہ گورنمنٹ ہے جسے لایا گیا ہے، عوام نے منتخب نہیں کیا ہے، جسے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عوام پہ سونپا گیا ہے، اس گورنمنٹ سے ہم لوگ کوئی توقع نہیں رکھتے ہیں. کیونکہ موجودہ جو گورنمنٹ کے ہیں ہمارے، چاہے وزیر اعلیٰ ہو چاہے تمام وزراء ہو، وہ دوسرے قوتوں کے کہنے پہ آئے ہیں، ان سیٹوں پہ بیٹھے ہیں. اور دوسرا ایک بات میں آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ جس وقت سے اس ملک کے سطح پہ بلوچستان کا ایشو اٹھایا جا رہا ہے، تو وہ میرے خیال میں اسی وقت سے آج تک بلوچستان نیشنل پارٹی واحد پارٹی ہے کہ جو بلوچستان کے جو برننگ ایشو ہو یا سیاسی ایشو ہو یا بلوچ قوم پہ جو ظلم و جبر کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی واحد پارٹی ہے جو اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وقت و حالات کے مطابق حکمرانوں کا مقابلہ کر رہا ہے اور انہیں تنبیہ بھی کر رہے ہیں. آپ مسنگ پرسن کا ایشوز اٹھاتے ہیں، کیا پریشر ہوتے ہیں آپ کے اوپر؟ کون دیتا ہے؟ وہ میں نہیں کہتا ہوں کہ کون دیتا ہے، وہ ظاہر ہے سامنے تو آ کے کوئی نہیں دیتا ہے، لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران چاہے پارلیمنٹ کی شکل میں آئے ہو، وہ تو تسلیم نہیں کرتے. ابھی جس طرح سردار افضل منگل نے پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں 5,500 کے قریب 5,500 کے قریب بندوں کا، جس میں باقاعدہ ڈیٹیل تھا، اور یہ اس وقت طے ہوا تھا، ہم لوگوں نے اس وقت بنایا تھا کہ یہی وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ جو باتیں چل رہی تھی احتیاط کی، تو اس میں ہم لوگوں نے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ویسے تھی مرکزی ہیومن رائٹس ایکٹ میں نے فیس بک پہ بھی چلایا کہ بھائی جس کا بھی کوئی بندہ مسنگ پرسن ہے، وہ اس کا نام، والد کا نام، CNIC نمبر اور ایڈریس مکمل وہ ہم پہ جو ہے بھیجی بلوچستان پر، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کم از کم کتنے فگر. ابھی یہ نہیں کہتے کہ 100% آئے ہیں ہمارے پاس، یہ بھی کلیئر نہیں ہے، لیکن پھر بھی 5,500 کے قریب وہ لوگ تھے جو واٹس ایپ کی شکل میں، میسیج کی شکل میں، یا اس کے لواحقین خود آ کر ہم سے مل کے اپنے نام مسنگ پرسنس کے نوٹ کرتے رہے. اور وہی کیلکولیشن جب میں نے اٹھایا تو اس پہ جس دن پہلی دفعہ سوشل میڈیا پہ چلا کہ بھائی بلوچستان نیشنل پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے اور باقی گورنمنٹ کو جو ہے مسنگ پرسن کا لسٹ میں دینا ہے، اور اس کے لیے بلوچستان میں جس کا بھی کوئی مسنگ پرسن ہو، جس کا بھی کوئی بندہ ہو، اگر مسنگ ہے وہ لے آ کے ہمارے ساتھ نام اپنا درج کر لے. پہلا بندہ میں کہتا ہوں میں ہوں. جس دن کتنے افراد سوشل میڈیا پہ جب یہ خبر چلا، پہلا فون مجھے آیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں بولا میں وہ کر رہا ہوں جو ایک ظالم حکمران کے خلاف جو ہے ایک مظلوم قوم کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا آئینی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، مسنگ پرسن کے حوالے سے یا مسئلہ شدہ لاش آپ پھینک لیں، اس کے لیے آپ کا قانون ہے، آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کا پولیس ہے، FC ہے، فورسز ہیں. جو بھی مجرم ہو جائیں، آپ اسے پکڑیں، گرفتار کر لیں، عدالت میں پیش کریں. اگر اس پہ کوئی جرم ثابت ہوتا ہے عدالت اسے پھانسی بھی دے گی. بلوچستان نیشنل پارٹی اس کی حمایت نہیں کرے گی، لیکن ایک مظلوم بے گناہ نوجوان کو گھر سے اٹھایا جا رہا ہے یا روڈوں سے اٹھایا جا رہا ہے اور اسے اغوا کر کے کچھ عرصے کے بعد اس کا مسخ شدہ لاش مل رہا ہے. یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی زمرے میں ہے، اور اس کی مخالفت ہم لوگوں نے پہلے بھی کی ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی آنے والے وقتوں میں بھی کرتی رہے گی. میڈم، آپ ایک لائر بھی ہیں، اس کے علاوہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مخصوص لسٹ پہ جو ہے MPA بھی ہیں.
ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی آپ رہی ہیں، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بلوچستان کی موجودہ صورت حال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ضلع شاوانی ایڈوکیٹ ممبر صوبہ اسمبلی اور وومن سیکرٹری آف بلوچستان نیشنل پارٹی۔ دیکھیے، کوئی بھی ملک ہو، ہر ملک ایک آئین کے تحت اپنا ایک آئین ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کا بھی ایک آئین ہے جو 1973 کے آئین کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ اس کی جو مطلب 8 سے لے کر 18 تک جو ہمارے آرٹیکلز ہیں وہ انسانی حقوق کی وہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے رائٹس بتاتے ہیں، جیسے پورے پاکستان میں جو پاکستان کی جو شہری ہے اس کو کیا کیا حقوق حاصل ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کو وہ تمام حقوق حاصل نہیں ہیں جو پاکستان کا آئین انہیں دیتا ہے۔ اب کی زندگی، اب کی تعلیم، اب کے روزگار، اب کے جیسے اپنے ایکسپریس کرنا، اپنے خیالات کا اظہار کرنا، جیسے عالیہ ایک مسئلہ ہوا تھا، جیسے یہ کووڈ آیا، کووڈ کے بعد ہمیں آن لائن کلاسز کا سامنا تھا، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ بلوچستان ایک پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پر آن لائن کلاسز کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر تو نیٹ ورک نہیں ہے، ہم اپنے کلاسز کو کیسے آن لائن کلاسز ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ تو بہت سارے اسٹوڈنٹ روڈوں پہ آئے، ان پر تشدد کیا گیا۔ البتہ دیکھیں کہ ہم جب اپنے حق کے اظہار کا وہ حق ہمیں حاصل نہیں ہے، اپنے خیالات کا اظہار، تو باقی جو رائٹس ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم ان کو حاصل کریں اس بلوچستان میں۔ تو کیا مشکلات، کیا پریشانیاں پیش آتی ہیں؟ آپ تو عوامی نمائندے ہیں، لازمی ہیں، آپ کو عوام نے منتخب کیا ہے، آپ کی پارٹی کو منتخب کیا ہے، کیا وجوہات ہیں کہ آپ اس پاور کے ساتھ عوام کے مسائل اسمبلی میں نہیں رکھتے؟ جتنا مضبوط اپوزیشن اس بار ہے، میں سمجھتی ہوں بلوچستان کی تاریخ میں ایسا اپوزیشن نہیں ہے۔ جو اپوزیشن کا رول ہم لوگ ادا کر رہے ہیں، وہاں پر کوئی بلوچستان کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اسمبلی کے فلور پر لایا ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم تو بولتے رہتے ان کی سروں کے اوپر سے گزر جاتی، نہ وہ ہماری بات سنتے ہیں، نہ وہ ہمیں آن کرنے کے لیے تیار ہے۔ ظاہر ہے ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم نے الف اٹھا کے اسمبلیوں میں الف اٹھائے، منتخب نمائندے ہیں ہمارے، تو ہر کوئی اپنے علاقے کا نمائندہ ہوتا ہے، ان کے ووٹوں سے آتا ہے، ان کی نمائندگی کرتا ہے، ان کے مسائل کو فلور پہ ایکسپریس کرتا ہے، ان کے لیے آواز بلند کرتا ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک مخصوص طبقے کو نوازا جا رہا ہے، انہیں کو آگے لایا جا رہا ہے۔ کون سا مخصوص طبقہ ہے؟ وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، وہ تو بلوچستان کے بچے کو پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں، یا کن کو لایا گیا ہے، یا کن کو نوازا جا رہا ہے۔ اور مخصوص آپ کہہ رہے ہیں بچے کو پتہ ہے، ہم تو میڈیا والے، ہمیں پتہ نہیں، ہم آپ منہ سے سننا چاہتے ہیں وہ کون سے مخصوص لوگ ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں، خود آپ باغ پارٹی کو دیکھیں، اسے آئے ہوئے 4 دن نہیں ہوا وہ الیکشن لڑا، ان کی اتنی بڑی میجورٹی اسمبلی میں آ گئی، لیکن لوگوں کے مسائل ویسے کے ویسے کیوں حل نہیں ہو گئے؟ یہ لوگ آپ کو ایسا لگے گا، آپ جائیں ان علاقوں سے جہاں سے یہ لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں، ان لوگوں کی حالت دیکھیں، کیونکہ ان لوگوں کی بھی رسائی نہیں ہے، ایکسیس نہیں ہے اپنے نمائندوں تک۔ جو ہم لوگ ہیں، ہمیں بہت سی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں، ہم لوگوں کے بیچ میں لوگ آتے ہیں، اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کرتے ہیں، ہم لوگ پر ان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی مسائل حل نہیں ہوتی ہے، بالکل ہمارے کام نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا۔ سب سے بڑا مسئلہ اب کے روزگار کا ہے، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، لیکن لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ جو اسٹوڈنٹ سیکنڈ مشکلات سے وہ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں، لیکن سی پیک کے بیشتر منصوبے بلوچستان کے اندر چل رہے ہیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی اس کو گیم چینجر کہا، نواز شریف کی گورنمنٹ نے بھی پچھلی گیم چینجر کہا، موجودہ ریاست مدینہ کی تبدیلی سرکار وہ بھی اس کو گیم چینجر کہہ رہی ہے، تو کیا سی پیک واقعی گیم چینجر ہے؟ بلوچستان کی عوام کو اس سے کچھ ملے، ڈیولپمنٹ ہوا ہے بلوچستان کے؟ جو بھی پارٹی آئی انہوں نے تو گیم چینجر قرار دیا گیا ہر دور میں اس کو، سی پیک کو، لیکن جو اس کے اثرات ہیں وہ ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، بلوچستان میں نہیں،
क्योंकि आप खुद जाएं, आप ग्वादर का विज़िट करें, आप तो एक जनरल स्टोर आप जाओ, उन इलाकों के लोगों से पूछो ना, उनके पास सड़कें हैं, ना पानी है, ना खाना है, ना रोज़गार है, कुछ भी नहीं। जब वहाँ ग्वादर इतना छोटा सा इलाका है, बड़ी आबादी भी नहीं है, जब उन लोगों के पास उसके असरात नज़र नहीं आ रहे तो पूरे बलूचिस्तान में कैसे नज़र आएंगे। अगर आप देखें जो स्टूडेंट्स बाहर गए हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उनमें बलूचिस्तान का एक स्टूडेंट भी नहीं है जो चाइना गया है। तमाम लोग पंजाब की, उनकी फैक्ट्रियाँ पंजाब में लगाई जा रही हैं, काम वगैरह सब कुछ सी पैक के हवाले से पंजाब में हो रहा है, बलूचिस्तान में आप खुद जाएं वो इलाके आप। अच्छा, आप एक लेडीज़ हैं और के मिसिंग पर्सन के बेशुमार यहाँ पे इशूज़ हैं बलूचिस्तान के अंदर। जिस तरह सिंध धरती भी जल रही है तो बलूचिस्तान भी जल रही है, तो क्या कैफियत है उनके घर वालों की जब उनके प्यारे उनके साथ नहीं है? कैसे वो दिन गुजारते होंगे? क्या फीलिंग होती है उनके जो घरेलू अखराजात हैं कैसे पूरे होते हैं? ज़रा हमें वो बताइए। छोटे सूबों को हमेशा नज़रअंदाज किया गया, सिंध और सिंध से ज़्यादा बलूचिस्तान को ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया, और यहाँ सबसे बड़ा इशू मिसिंग पर्सनस का। आप देखिए कितने सालों से इनकी कैंप लगी हुई है, ना ईद का दिन इनके लिए, तमाम दिन इनके लिए बराबर है कि इनके लोग नहीं है, तमाम मतलब पूरा साल इनके लिए मातम का समय, ना ईद का पता है, ना किसी चीज़ का, ना खुशी का पता है। उन कैंपों में सर्दी गर्मी बारिश बर्फबारी में भी वो कैंपों में बैठे एहतजाज करते हैं अपने लोगों के लिए। सारे कहाँ से, वो तो सारे एहतजाज पे बैठे हैं कैंपों में। उनके लिए खुशी का समय ये होगा कि उनके लोग वापस आ जाएं। उनको तो न खाने का पता है, न पीने का पता है, न रोज़गार, न कोई चीज़ पे उनका गुजार बाजार किस तरह होता है। तो ये बलूचिस्तान के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो तो सरापा एहतजाज है, वो किसी खाने पीने या गुजर बसर से गुजर चुके हैं। ये लोग अपना सब कुछ वो छोड़ के आके कैंपों में बैठ गए, अपने लोगों के लिए एहतजाज कर रहे हैं कि सबसे पहले उनकी जो ख्वाहिश अगर पूछे या ज़रूरत पूछे तो इनकी यही है कि उनके प्यारे लौट आएँ, इससे ज़्यादा उनकी कोई मांग नहीं। वफाकी गवर्नमेंट बलूचिस्तान की वो दावा कर रही है कि हमने साबका हुकूमतों से बेहतर काम किया है और आप मुंतखब नुमाइंदे, आपका ये काम नहीं हुआ यहाँ पर। तो बतौर एक एडवोकेट के और उसके अलावा मुंतखब MP है, तो आप क्या गवर्नमेंट को मशवरा देना चाहेंगे कि वो जो है उस पर अमल करें और यहाँ की डेवलपमेंट के काम हो, यहाँ पर खुशहाली हो आए, आवाम की बुनियादी ज़रूरियात जो हैं पूरी मसाइल के हल। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तब भी जरदारी ने लोगों से, बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि अभी बलूचिस्तान की तकदीर बदल देंगे। फिर नून लीग की हुकूमत आई, उन्होंने दावा किया अभी जो तब्दीली पर वोट लेने वाले तहरीक इंसाफ है उनका भी दावा रहा। आप लोग तो सब अच्छी तरह जानते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों की खातिर अख्तर जान ने उनसे कोई कंडीशनल पर अनकंडीशनल उनको अपने वोट दिए, सदर के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, स्पीकर के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए हमने अपने वोट दिए, सिर्फ अपने वो 6 निकात की खातिर कि भाई बलूचिस्तान के लोगों को हम कोई वजारत नहीं देंगे, कोई चीज़ नहीं देंगे, हम चाहते हैं कि जो हमारे मेन मसाइल है वो हल हो जाए बलूचिस्तान के वजह से। लेकिन अगर कोई तब्दीली आती बलूचिस्तान में तो आज भी हम उनके साथ खड़े होते। आपने देखा हमने जो हमने उनकी हिमायत की थी, अनकंडीशनल हिमायत की थी, तो उससे हम लोग दस्तबरदार हो गए। हम लोग जाके आज़ाद बेंचों पर बैठ गए कि हम आगे से इस पार्टी को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बलूचिस्तान की तकदीर के हवाले से या तकदीर बदलने के हवाले से उन्होंने कोई पॉजिटिव रोल अदा नहीं किया। और आप लोगों की बलूचिस्तान के अंदर फ्रेंडली अपोजिशन है? नहीं, ऐसी बात नहीं कि फ्रेंडली अपोजिशन है। आप आए, आप वहाँ असेंबली में बैठे कि किस कदर हम लोग किस तरह हम गवर्नमेंट का मुकाबला कर रहे हैं। उन्हें हर बंद गली में ला के खड़ा कर दिया, हर इशू पे हम बात कर रहे हैं, हर चीज़ पे हम उनको बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर सकें। आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से बोल सकते हैं कि फेडरल में वो फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करें, मगर बलूचिस्तान में नहीं। आप इसको ख़त्म होता हुआ देख रहे? जमीला बलोच, सेंट्रल कमेटी मेंबर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। जिस तरह आपको पता है कि मिसिंग पर्सनस का बहुत बड़ा इशू है, ये मेरे ख्याल से
अभी मैं इतना तो नहीं बता सकती कब इतने अर्सा हो गया, 70 साल से ज़्यादा हो गया इस बात को कि घरों से उठाई लेके जा रहा है, किसी को स्कूल से उठा के लेके जा रहा है, किसी की यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, मतलब हर तरीके से आप का जो यहाँ के स्टूडेंट्स है, यहाँ के अवामी लोग हैं वो महफूज नहीं है। लेकिन इनको ख़त्म होते हुए मैंने मतलब जिस तरह मैं एक सियासी वर्कर भी हूँ, पॉलिटिकल हूँ, सोशल भी हूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि लोगों की जो फरियाद है, लोगों की जो आवाज़ें हैं, रोज़ कहीं ना कहीं से ज़ाहिर मालूमात आती है कि ये सिलसिला अभी तक रुका हुआ नहीं है, ये कम नहीं हो रहा है बल्कि ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे फैमिली से वो रिपोर्ट नहीं करना चाहती है क्योंकि उनको खौफ होती है अगर एक घर से 3 लोग लेकर गए, अगर वो रिपोर्ट करना चाहे या इसके हवाले से आगे आना चाहे तो वो इस डर से नहीं आते, ऐसा ना हो कि उस फैमिली के दूसरे अफराद को भी ना लेकर जाए। तो ये सिलसिला जो है ज़्यादा होता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे जो 6 निकाह का जो पहला एजेंडा था वो मिसिंग पर्सनस का था। शायद इसका रिपोर्ट इस तरह किया कि हम वापस लेके आ रहे हैं, लेकिन जितना कम लेकर आया है इससे ज़्यादा लेकर गए, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत बड़ा एरिया है और ऐसे ऐसे इलाकों से पहाड़ों से तक आप भी नहीं पहुंच सकते, मैं भी, और ऐसे ऐसी जगह है जो बहुत दूर दराज है, वहाँ से भी लोगों को लापता किया जो लोग यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। अच्छा, बलूचिस्तान के किन इलाकों में ज़्यादा अवामी मसाइल हैं जहाँ पे गैस, बिजली, पानी इस जदीद दौर में भी नहीं है, क्या वजूहत है उसकी? बलूचिस्तान का तो ये सब ऐसा समझो कि जो शहर है कोयटा का, जिस तरह जहाँ पर हम लोग ऐसा सब अगर बलूचिस्तान का कैपिटल भी समझे इसको, यहाँ पर इतने सारे मसाइल तो बलूचिस्तान से निकल के हम दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे मसले, यहाँ पर ना हमारे पास बिजली है, ना हमारे पास गैस है, ना हमारे पास पानी पीने का पानी भी है। हम कोयटा जैसे शहर में 2 हफ्ते 3 हफ्ते हमारे पास लाइट नहीं होते, ट्रांसफार्मर का मसला होता है, जल जाते, फिर लोगों को जो है वहाँ तक जो अवामी है जो गवर्नमेंट के लोग वो नहीं पहुँच सकते। पीने का पानी तो कई अरसे से हम लोग जो है टैंकर का पानी मंगवा के आके लोग थक चुके हैं। और गैस भी ऐसे है जिस तरह लोड शेडिंग है, दोपहर को तो नहीं है, शाम को नहीं है, कभी 1 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है। तो ये बहुत सख्त मसाइल है, ये तो हमारा इनसे निकल के हम कहाँ जाए। दूसरी बात यह है कि आप रोडों की बात करो, स्कूल्स की सबसे ज़्यादा यहाँ पर आइल्स का तो मैं तो समझती हूँ अगर आप खुद कभी आप यहाँ पर विज़िट कर लो, आप अस्पताल की हालत देखो, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के अस्पताल से ज़्यादा आपको जो है प्राइवेट में रश मिलता है। क्योंकि आप वहाँ पर जाओगे आपको 2 गोलियाँ मिलती है, प्रोनिस्टान है या पैनाडोल, कभी मिलते कभी नहीं। वहाँ की रिपोर्ट आपको प्राइवेट रिपोर्ट में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। तो लोग को हेल्थ का इशू बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा जो बच्चा जच्ची का जो ख़वातीन के मसला मसाइल है वो तो कोयटा में इतना ज़्यादा है, दूर दराज लोगों में अक्सर अमवात इस वजह से होते हैं कि हमारे पास वक्त पर डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं होते या हमारे पास सहूलत नहीं होती, अस्पतालों में हमारे पास कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं होती है। अभी आप कोयटा से 10 किलोमीटर आगे जाओ, 20 किलोमीटर आगे जाओ, वहाँ पर अगर आपको हॉस्पिटल मिलेंगे लेकिन आपको वहाँ भी मशीनें नहीं मिलेंगी, वहाँ पे आपको मेडिसन नहीं मिलेंगी। आप कोयटा का सरियाब इलाका देखो, आप कोयटा के अंदर ही है, वहाँ पर आपको सहूलत नहीं मिलेंगी, कोयटा से बाहर फिर आपको कहाँ आएगी। इसकी क्या वजूहत है? इस पर गवर्नमेंट का जो है वो ऐसा समझो कोई सीरियस इसको ध्यान नहीं दे रहे। ज़्यादा जिनकी जो नुमाइंदगी करना चाहते हैं, जो उन इशूज़ को सामने लेकर आना चाहते हैं, उनको हमेशा एक तरफ रखना चाहता है। कुछ यहाँ पर दर्द जैसे होता है जिसके घर में ये मसले होते हैं। अब गवर्नमेंट के लोगों के साथ अपने घरों में फैसिलिटीज़ है, उनको हर चीज़ घर में मिलता है, तो फिर वो आवाम भी क्या सोचेंगे, आवाम तक कैसे जाएंगे। तो हमारे गवर्नमेंट की शायद हो सकता है फेडरल की कोई मजबूरी होगी या हमारी कोई यहाँ पर सूबाई को मजबूरी है कि अपने लोगों की सोचते नहीं, अपना सिर्फ सोचते हैं। मसला यही है, यहाँ पर आवाम गरीब आवाम मर रहा है, यहाँ के लोग मर रहे हैं, ना सही तरह हमें तालीम मिल रहा है, ना हमें पानी की सहूलत है। और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा जिस तरह कोरोना का मसला सामने लेकर आए थे, लेकिन बलूचिस्तान में मेरे ख्याल से हम अभी तक मुतमईन नहीं है कि कोरोना का टेस्ट कहाँ से हो रहा है और कौन से अदारे कर रहे हैं। लोग परेशानी से टेस्ट के लिए हॉस्पिटल भी जा रहा है कि कहीं हमें कोई खुदा न खासा कोई इंजेक्शन ना लगाए, जानबूझ के हमारा जो नाम लिस्ट में ना लेकर जाए, तादाद ना बढ़ा जाए। तो इस तरह की सहूलतों से भी तक हम बहुत दूर है, तो फिर हमें क्या तवक्कुत करेंगे इस गवर्नमेंट से। आपने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अरकान की बातें सुनी। एक तरफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों की दावाएँ और दूसरी जानिब बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का इशू सियासी मसला है। हुकूमत
اور اداروں کو چاہیے کہ وہ اس طرف سنجیدگی سے توجہ دے کر مسنگ پرسن کے ایشوز کو حل کریں تاکہ مسنگ پرسن کی فیملی بھی اپنے پیاروں کے آنے کے بعد سکون کا سانس لے سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عبدالحفیظ جتوئی، گبول نیوز، کوٹیا، بلوچستان۔